Assalamu alaikum. My name is Hafizat Amina Kawal and I am here teaching computer science to the second year students of the Rawalpindi board. We had started chapter number 8, that is getting started with C. This is the fifth session continuing with our chapter number 8. Today we are going to start the basis of programming, how we how the program is written and what is its basic structure. We will start with that. Okay, now we will start with the basic structure of C program. The format of writing C program is called its structure. हमने किस format से एक C program को write down करना है, that is basically the structure of a C program. The basic structure of a C program is very flexible, meaning ये हमें काफ़ी ज़्यादा changes की या उसके अंदर different types की things को involve करने की ability provide करता है. It increases the power of language. अगर आप हर चीज़ को बहुत fix करना शुरू हो जाएंगे तो उसकी वजह से जो है आपकी programming in that language becomes very limited. तो अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, मीनिंग उसमें आप चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी वजह से द पावर ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विल कंसिडरेबली इंक्रीज. सी प्रोग्राम के हमारे पास बेसिकली थ्री पार्ट्स हैं: द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन एंड प्रोग्राम बॉडी कंटेनिंग द सी स्टेटमेंट्स. ये तीन चीजें जो हैं ये मिला के आपके पास एक पूरा सी प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट कर रही हैं. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हर एक प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड होगा. मेन फंक्शन लिखना उसके अंदर मस्ट है और बॉडी ऑफ द प्रोग्राम जो है वो आपकी सारी सी स्टेटमेंट्स को मेंशन करेगा. ये वो सिंटेक्स है जो कि अगर आप राइट डाउन करेंगे तो उसकी वजह से आपकी जो है प्रोग्रामिंग के अंदर जो है कोई ना कोई मार्क्स जरूर आएंगे. ऐसा नहीं होगा कि आपको उसके अंदर कोई मार्क्स अवेलेबल ना हो. हम इन तीनों को बारी बारी स्टडी करेंगे कि असल में ये तीनों चीजें हैं क्या, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, मेन फंक्शन क्या है और प्रोग्राम बॉडी क्या है हमारे पास. सबसे पहले हम प्रोग्राम एक सिंटेक्स एग्जांपल देख लेते हैं. हमारे पास टॉप पे लिखा हुआ है हैश इंक्लूड stdio.h. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस सिंटेक्स को एग्जैक्टली इसी वे से राइट किया जाए. हैश इंक्लूड आगे एंगल ब्रैकेट्स में हमारे पास है stdio.h. दिस इज नॉट स्टूडियो. तो स्टूडियो अगर आप बोलेंगे तो आप लिखेंगे भी इसको स्टूडियो ही और वो गलत हो जाएगा. ये बेसिकली हमारे पास हेडर फाइल है, दैट इज stdio.h. तो ये हमारे पास जो टॉप लाइन है दिस इज नोन एज द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हमारी हैश के साथ इंक्लूड हो रही होती है. इसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन आता है, दैट इज void main. देयर इज अ वेरी बिग मिस्टेक ओवर हियर दैट आई एम गोइंग टू करेक्ट इट फर्स्ट. इसके अंदर void main का v कैपिटल किया हुआ है. ये चीज बड़ी ध्यान से रखनी है कि हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. मीनिंग इसके अंदर हम कैपिटल वर्ड्स को कैपिटल ही रखते हैं और स्मॉल वर्ड्स को स्मॉल ही रखते हैं. अगर आप स्मॉल को कैपिटल करेंगे तो उसकी वजह से सिंटेक्स एरर जनरेट हो जाएगा. तो हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर भी सारे स्मॉल लेटर्स में है. मेन फंक्शन भी हम स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं. मेन फंक्शन लाइक void main, int main, void, वो हम कैटेगरीज हम सारी आगे पढ़ेंगे. लेकिन पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आएगा जिसमें आप हेडर फाइल मेंशन करेंगे, उसके बाद आपका मेन फंक्शन आएगा. मेन फंक्शन के बाद आपके पास दो ब्रैकेट्स होंगी. दीज आर द कर्ली ब्रैकेट्स. कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आप प्रोग्रामिंग सिंटेक्स लिखेंगे दैट विल बी द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम. तो एक कंप्लीट सी प्रोग्राम लिखने के लिए यू नीड द थ्री थिंग्स, दैट इज द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जिसमें आप हैश इंक्लूड और ये ग्रेटर देन और लेस देन के साइंस जो हैं दीज आर नोन एज एंगल ब्रैकेट्स जिसके अंदर आप कोई भी हेडर फाइल मेंशन करेंगे. अभी हम हेडर फाइल्स को भी देखेंगे कि वो क्या चीजें होती हैं. दो ऑल द डिटेल्स विल कम फर्दर.
मेन फंक्शन के अंदर हम void main इस तरह करके लिखते हैं, मेन के बाद 2 ब्रैकेट्स ओपन क्लोज होती हैं, दीज आर कर्व ब्रैकेट्स। हमारे कीबोर्ड के ऊपर 3 तरह की ब्रैकेट्स बनी हुई होती हैं। नंबर 1 इज द कर्व ब्रैकेट, सेकंड आर द कर्ली ब्रैकेट्स एंड द थर्ड वन आर स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ पे हम कर्व ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं, और बॉडी ऑफ द प्रोग्राम के अंदर जो है, जो हम ये यूज करते हैं, दीज आर द कर्ली ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट्स को भी आप चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। अगर आप ब्रैकेट्स चेंज करेंगे तब भी आपके पास सिंटेक्स एरर जनरेट होगा। इसके अंदर हमारे पास इसने स्टेटमेंट लिखी हुई है, दैट इज प्रिंट एफ, ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड। प्रिंट एफ का जो फंक्शन है ये हमारे पास एज इट इज जो है वो डिस्प्ले करने के लिए मौजूद होता है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर हम प्रिंट एफ का फंक्शन बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ऑलमोस्ट आपके हर प्रोग्राम के अंदर प्रिंट एफ का फंक्शन जरूर यूज हुआ होगा, क्योंकि इसकी ब्रैकेट्स के अंदर जो इन्वर्टेड कोट्स में आप जो भी चीज लिखते हैं वो एज इट इज आपके आउटपुट के अंदर शो हो जाती है। तो अगर इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल और रन करूंगी तो वो हमारी ब्लैक स्क्रीन के ऊपर जो आउटपुट शो कराएगा उसके ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा, जो कि हमारे यहाँ इन्वर्टेड कोट्स के अंदर मौजूद है। एंड द लास्ट थिंग इज इसके एंड पे सेमी कॉलन आता है, दिस इज नोन एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सेमी कॉलन लिखना मस्ट है। आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, आपके मेन फंक्शंस के आगे सेमी कॉलन नहीं आता। आपकी प्रोग्राम बॉडी के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स भी हैं उनके एंड पे, हर स्टेटमेंट के एंड पे आप सेमी कॉलन लाजमी लगाते हैं, दैट इज द स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सो दिस इज द बेसिक लेआउट ऑफ अ सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर, जिसके अंदर 3 चीजें हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन एंड प्रोग्राम बॉडी। प्रोग्राम बॉडी हमेशा जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही होती है। ओके यही सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी गिवन है कि फर्स्ट लाइन जो है उसके अंदर हमारे पास हेडर फाइल है, दैट इज stdio.h। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो कमांड्स हैं दैट गिव इंस्ट्रक्शंस टू सी प्री प्रोसेसर्स। Preprocessor is a program that modifies C source program before compilation. The preprocessor directive start with the hash symbol. तो आपके प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो हमेशा हैश सिंबल के साथ ही स्टार्ट होंगे। सेकेंड लाइन के अंदर हमारे पास मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन हर प्रोग्राम का पार्ट होता है, इसके बगैर आप प्रोग्राम नहीं राइट डाउन कर सकते। अगर आप मेन फंक्शन बीच में से इंक्लूड नहीं कराएंगे तो उसकी वजह से आपके उसकी कंपाइलेशन टाइम के ऊपर वो एरर शो करेगा। इज द प्लेस वेयर एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टार्ट्स। मेन फंक्शन हमारा ये बताता है कि इसके बाद अब आपकी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो कंट्रोल जैसे ही मेन फंक्शन के ऊपर शिफ्ट होता है तो वो प्रोग्राम बॉडी के अंदर चला जाएगा और उसके बाद सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। और स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम जो है वो हमारी विद इन कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं। देर इज ऑलवेज एन ओपन ब्रैकेट एंड देर इज अ क्लोजिंग ब्रैकेट। अगर आप ओपन ब्रैकेट डालेंगे और क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो उसकी वजह से भी सिंटेक्स एरर जनरेट होगा। दीज ब्रेसेस आर नोन एज डीलिमिटर्स। ये हमारी जो है प्रोग्रामिंग सिंटेक्स को लिमिट करने के लिए है, इसलिए इनको मेंशन किया हुआ है। दीज स्टेटमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज द बॉडी ऑफ अ प्रोग्राम। तो इनके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी दोज विल बी कंसिडर्ड एज द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। और हर स्टेटमेंट ऑफ सी प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड विद अ सेमी कॉलन। ये एक मस्ट कंडीशन है, अगर आप सेमी कॉलन मिस करेंगे तो भी सिंटेक्स एरर जो है वो जनरेट होगा। नेक्स्ट हम डिटेल्स देखते हैं कि सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर क्या चीज इंक्लूड होती है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्चुअल प्रोग्राम। तो एक्चुअल प्रोग्राम में वो तब शिफ्ट होता है जब वो मेन के ऊपर जाता है और उसके बाद वो बॉडी ऑफ द प्रोग्राम में शिफ्ट होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो हमारे पास कंपाइलर के पास पहले इंस्ट्रक्शंस जाती हैं, उसके बाद वो एक्चुअल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। Preprocessor directive is also known as compiler directive, that is its second name, हम इसको compiler directive भी कहते हैं। The preprocessor directives are processed by a program known as preprocessor.
तो प्रोग्राम हमारे पास है दैट इज नोन एज प्री प्रोसेसर, उसके थ्रू हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को प्रोसेस करते हैं। इट इज पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस कंपाइलर, ये हमारे कंपाइलर के अंदर बिल्ट इन मौजूद होता है, हमें इसे अलग से डालने की जरूरत नहीं होती। इट मॉडिफाइज सी प्रोग्राम बिफोर कंपाइलेशन, द सेमी कॉलन इज नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। हमारे सी के अंदर जो सोर्स प्रोग्राम है उसको मॉडिफाई करने के लिए हमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं वो यूज करने होते हैं, जो कि हमारे कंपाइलर्स ऑटोमेटिकली उनको प्रोसेस करते हैं और कंपाइल करते हैं। और वन ऑफ द फीचर्स ये है कि हम इनके एंड पे सेमी कॉलन बिल्कुल अटैच नहीं करते, और स्टार्टिंग जो सिंबल होता है वो इनका हैश होता है। हैश से हमें पता चलता है कि ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। और इसके बाद हम इंक्लूड करते हैं कीवर्ड को। हमारे पास दो कीवर्ड्स इंक्लूडेड हैं जो कि थ्रू आउट आपकी कंप्यूटर बुक के अंदर बस ये दो ही यूज होंगे, दैट आर इंक्लूड और डिफाइन। ये दो कीवर्ड्स जो हैं ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं। These directives are written at the start of the program. The preprocessor directive is used in C to include header files in the program. तो इनके साथ जो है फिर आप हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवा सकते हैं। जब तक आप हैश का सिंबल नहीं डालेंगे, उसके बाद कीवर्ड नहीं लिखेंगे, कीवर्ड में हमारे पास इंक्लूड है या डिफाइन है, और उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स के अंदर यू हैव टू मेंशन द हेडर फाइल्स। तो बेसिकली ये हमारे पास टू टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है। नंबर वन इज इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड द सेकंड वन इज डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अभी हम बारी बारी दोनों की सिंटैक्सेस को देखेंगे कि हम इनको सी लैंग्वेज के अंदर किस तरह करके राइट करते हैं। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है इट enables a program to access a library. Each library contains different header files. ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी मेंशन की थी कि हमारे सी कंपाइलर के अंदर काफी सारी लाइब्रेरीज मौजूद हैं। ऐसे प्रोग्राम्स मौजूद हैं जिनको सिर्फ हम एक कीवर्ड के साथ कॉल कर सकते हैं, हमें वो प्रोग्राम्स राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है जो प्रोग्राम्स हमने कॉल करने हैं या जो लाइब्रेरीज को हम कॉल करना चाह रहे हैं, दोज आर कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ हेडर फाइल्स। The include preprocessor directive is used to include header files in the program. तो include preprocessor directive जो है वो हमारी header files को place करने के लिए, that is why हम almost हर program में include preprocessor directive को ही use करेंगे। Syntax हमारे पास इसका क्या है, hash include angle brackets के अंदर standard header files जो है वो आप mention करेंगे। एग्जाम्पल में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड math.h। थ्रू आउट योर बुक आप 3 से 4 हेडर फाइल्स यूज करेंगे जो कि हमारी सारी जगह पे फॉलो होगी, लाइक हैश इंक्लूड stdio.h या हैश इंक्लूड conio.h या हैश इंक्लूड math.h। तो यही 3-4 हैं जो कि हमारे पास हर प्रोग्रामिंग सिंटेक्स के अंदर यूज होंगी, इसके अलावा हम कोई और यूज नहीं करेंगे। तो हेडर फाइल्स बिल्कुल हमारे पास थोड़ी सी हैं, तो इनको एज इट इज आप लोग याद कर लें तो ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। दो हम इनकी भी सारी डिटेल्स कवर अप करेंगे कि हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी इनकी डिटेल्स मेंशन है। The above statement tells preprocessor to include the file stdio.h and math.h in source program before compiling it. तो ये जो है ये प्री प्रोसेसर जो हैं ये पहले से इन दोनों हेडर फाइल्स की लाइब्रेरीज को इंक्लूड कराएंगे, उसके बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। The include directive tells the computer where to find the meanings of standard identifiers such as printf. हमने आगे आइडेंटिफायर्स यूज करने होते हैं स्टेटमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम के अंदर, वो सारे हम बगैर हेडर फाइल्स डिफाइन किए नहीं यूज कर सकते। The meanings are described in standard header files. कुछ हमारे पास standard header files हैं जो कि हम यूज करते हैं और वो ही हम थ्रू आउट प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे, जो कि आपकी इस बुक के अंदर कवर अप होंगी। The header file stdio.h contains information about standard input and output functions such as scanf and printf. scanf का जो फंक्शन है वो हम यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं।
प्रिंट एफ का जो फंक्शन है वो हम आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। इन दोनों के लिए हमें हेडर फाइल stdio.h रिक्वायर्ड है, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो इनको जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आप इसके अंदर जो है वो अपनी आगे scanf और printf नहीं लिख सकते। अगर आप ऊपर stdio.h नहीं लिखते और कोई और हेडर फाइल डाल देते हैं और नीचे आप printf और scanf के फंक्शंस बॉडी ऑफ द प्रोग्राम में लिख रहे हैं, तो वो उसके साथ एरर जनरेट करेगा, क्योंकि हमने इसकी जो है वो लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड नहीं कराई, दैट इज द stdio.h। अच्छा, डॉट एच जो है वो रेफर करता है दैट दिस इज द हेडर फाइल एक्सटेंशन। इसके बाद द मैथ डॉट एच कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट कॉमन मैथमेटिकल फंक्शंस। जब हमने कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करना है, लाइक एवरेज का फंक्शन हम एज इट इज अप्लाई करना चाह रहे हैं, या पावर का कीवर्ड यूज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको मैथ डॉट एच जो है वो लगाना जरूरी है। जो कीवर्ड्स भी आप नीचे यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड लाइब्रेरी फाइल्स हेडर के अंदर हेडर एज अ हेडर फाइल ऊपर मेंशन करनी जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो उससे एरर जनरेट होगा। द डिफाइंड डायरेक्टिव प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, दैट इज द सेकंड कैटेगरी। पीछे हमने इंक्लूड प्री प्रोसेसर को देखा है, अब हम डिफाइन को देखेंगे। इट इज यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट। अगर हम ये चाहते हैं कि हमने हेडर फाइल डिफाइन करनी है, उसके अंदर हम वैल्यू खुद देना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हम लाइब्रेरी फाइल को उठाएं, स्टैंडर्ड फाइल को उठाएं, तो उसके लिए फिर हम डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज करेंगे। इसके अंदर भी हमारे पास स्टार्टिंग सिंबल हैश ही होता है, इसके एंड पे भी सेमी कॉलन नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के एंड पे सेमी कॉलन नहीं आता। इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। एक दफा आप डिफाइन कर देंगे तो आप थ्रू आउट द प्रोग्राम इसको यूज कर सकते हैं। इसके सिंटेक्स में हमारे पास क्या है, हैश डिफाइन, आगे आइडेंटिफायर है और फिर वैल्यू है। हैश क्या चीज है, इट इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो कि पीछे हैश इंक्लूड में भी हैश स्टार्टिंग में आ रहा है। इसके बाद आप डिफाइन का कीवर्ड यूज कर रहे हैं, पीछे वाले में हम इंक्लूड का कीवर्ड यूज कर रहे थे। इसके बाद हम एंगल ब्रैकेट्स नहीं मेंशन करते, वी मेंशन द आइडेंटिफायर। इट इज द नेम ऑफ द कांस्टेंट। आपने कोई भी कांस्टेंट डिफाइन करना है, आप यहाँ पे आइडेंटिफायर में उसका नाम मेंशन कर देंगे। दिस इज बेसिकली लाइक अ वेरिएबल, आप कोई भी वेरिएबल नेम यहाँ पे असाइन कर दें। जस्ट मेक श्योर दैट इट इज नॉट अ कीवर्ड। कीवर्ड को आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। जैसे void, void हमारे पास कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है, प्रिंट एफ इज अ कीवर्ड, इंक्लूड इज अ कीवर्ड, डिफाइन इज अ कीवर्ड। इनको एज अ आइडेंटिफायर आप मेंशन नहीं कर सकते, इनके अलावा आप कोई भी मेंशन कर दें। और इसके आगे जो है हम वैल्यू मेंशन करते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू एसोसिएटेड विद द आइडेंटिफायर। कि हमने जो वेरिएबल का नाम दिया है एज एन आइडेंटिफायर, उसकी वैल्यू हम क्या असाइन करें वो हम यहाँ पे मेंशन करें। The preprocessor directive replaces all occurrences of identifier with the value. The identifier is conventionally written in the uppercase. मेरे ख्याल से ये आइडेंटिफायर ही वो वाहिद चीज है जिसको हम लाजमी जो है वो अपर केस में ही मेंशन करते हैं, ताकि हमें पता हो कि ये हमने एज अ हेडर फाइल ऊपर इंक्लूड करवाया हुआ है। तो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, हैश डिफाइन पी आई इज पाई, इसकी वैल्यू हमने मेंशन की है 3.141593। तो बजाय ये कि आप आगे हर जगह पे 3.141593 की वैल्यू पुट इन करें, आप डायरेक्ट पी आई लिख सकते हैं। तो पी आई जो है वो हमारे पास आइडेंटिफायर है और वैल्यू जो है दैट इज 3.141593, और पीछे हैश डिफाइन जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड सिंटेक्स है। सो इसकी जगह पे आप कोई भी वैल्यू और भी डिफाइन कर सकते हैं, उनका नाम दें और आगे वैल्यू मेंशन कर दें, और थ्रू आउट द प्रोग्राम फिर आपको वो वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं होगी। लाइक आपने x प्लस अगर 3.141593 लिखना था, तो अब आप x प्लस पी आई लिख सकते हैं, वो पी आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है वो इसके अंदर पास ऑन कर देगा। So that is the way of using define preprocessor directive. इसमें हम कोई भी वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं जिसको हमने थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग सिंटेक्स यूज करना है,
बजाय ये कि आप उस वैल्यू को बार बार एंटर करें, अगर उसको स्मॉल कीवर्ड आपने डिफाइन कर दिया है, स्मॉल आइडेंटिफायर डिफाइन कर दिया है, तो फिर आप उस आइडेंटिफायर को थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। अच्छा, हेडर फाइल्स के क्या क्या फीचर्स हैं? हेडर फाइल्स आर कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। देयर आर मेनी हेडर फाइल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। बहुत सारी हेडर फाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनके अपने डिफरेंट पर्पसेस होते हैं, और हम इनको, ये हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स हैं जिनको हम इंक्लूड कराते हैं ताकि हम इनके फंक्शंस को यूज कर सकें। ईच हेडर फाइल कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। पहले से इनके अंदर सारे फंक्शंस मौजूद हैं, आप इनके फंक्शंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। लाइक stdio.h जो है वो हमेशा जो है प्रिंट एफ और स्कैन एफ के फंक्शंस को ही सपोर्ट करेगा। मैनी हेडर फाइल्स कैन बी इंक्लूडेड इन वन प्रोग्राम। कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने एक ही हेडर फाइल डालनी है, आप एक से ज्यादा भी डाल लें। द हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम बिफोर कॉलिंग एनी ऑफ इट्स फंक्शन इन द प्रोग्राम। उसके फंक्शंस आप तब तक नहीं कॉल कर सकते जब तक आप हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं कराएंगे। यही चीज अभी पीछे भी मेंशन की है। और एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल जो है वो डॉट एच है। डॉट एच हमें ये बताती है कि ये हमने हेडर फाइल इंक्लूड की है। द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो हम यूज करते हैं टू इंक्लूड द हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम। These files are provided by C compiler system. The header files are normally stored in include subdirectory. वो सब डायरेक्टरीज भी हमने देखी थी पीछे, उसके अंदर हमारे पास इंक्लूड सब डायरेक्टरी के अंदर जो है वो सारी की सारी हेडर फाइल्स मौजूद हैं। और हेडर फाइल्स को हम हमेशा एंगल ब्रैकेट्स के इन बिटवीन लिखते हैं। सिंटेक्स हमारा यही है कि हैश इंक्लूड के साथ हमने हेडर फाइल्स को लिखना है, एंगल ब्रैकेट के अंदर हेडर अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर नेम। ये तरीका बताने का, लिखने का तरीका मेंशन किया हुआ है। एक तो तरीका ये है कि आप एंगल ब्रैकेट्स यूज करें, दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें इन्वर्टेड कोट्स को यूज करें, डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर भी आप हेडर फाइल का नाम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली एंगल ब्रैकेट्स को यूज करेंगे, हम डबल कोट्स को कहीं नहीं यूज करेंगे। ऑफ कोर्स इससे भी आपकी राइटिंग सिंटेक्स जो है वो सही होगा, गलत नहीं होगा, लेकिन ये है कि एंगल ब्रैकेट्स के साथ लिखना ज्यादा आसान होता है देन डबल कोट्स। The word STDIO stands for standard input or output. stdio.h header file contains the definition of built-in input and output functions. तो stdio.h जो है वो हमारे इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को हैंडल करता है, और math.h जो है वो प्री डिफाइंड मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज करता है। तो अगर मैथमेटिकल फंक्शंस रिलेटेड कोई भी कीवर्ड्स यूज करने हैं तो फिर आपको math.h की हेडर फाइल लाजमी डालनी पड़ेगी। सेकंड जो चीज हमारे पास आती है दैट इज द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन इज द प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम स्टार्ट्स। तो इसलिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बाद मेन फंक्शन का लिखना बहुत जरूरी है। When a program is executed, the control enters main function and start executing its statement. वो मेन फंक्शन के अंदर एंटर होगा और फिर सारी स्टेटमेंट्स को बारी बारी एग्जीक्यूट करता जाएगा। ईच प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन। अगर मेन फंक्शन नहीं लिखेंगे किसी भी प्रोग्राम में तो उसमें एरर जनरेट होगा, क्योंकि तीन चीजों का लिखना मस्ट है: प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन एंड बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। If a program does not contain main function, it can be compiled but cannot be executed. आप नहीं लिखेंगे, वो कंपाइल तो कर देगा लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन रिजल्ट कभी भी शो नहीं करेगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन तब अंदर जाती है बॉडी ऑफ द प्रोग्राम में जब आप मेन फंक्शन लिखते हैं। तो any number of statements can be written in the body of the main function. The body is enclosed in braces, जो कि curly brackets है हमारे पास। तो इन ब्रैकेट्स के अंदर आप जितने मर्जी स्टेटमेंट्स लिख दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन फंक्शन को लिखना जरूरी है। सिंटेक्स भी हमारे पास यही है, void main ब्रैकेट के अंदर void। तो इसको लिखने के हमारे पास मल्टीपल वेज होते हैं। आप void main void भी लिख सकते हैं, आप void main के बाद ब्रैकेट्स ओपन क्लोज खाली भी छोड़ सकते हैं। हम int main भी यूज करते हैं, वो आगे जब हम प्रोग्रामिंग सिंटेक्स स्टार्ट करेंगे तो फिर हम उसके अंदर देखेंगे। और ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो आप बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन है, सारी प्रोग्राम बॉडी जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन करेंगे।
The main function consists of the following. The definition of the main function starts with the keyword void. It indicates the type of value that is returned by function. Word means that the function will return no value. That is basically void over here. void हम लिखते हैं, जो कि void हमारे पास कीवर्ड है. ये जो void कीवर्ड है, ये हमारे पास इंडिकेट करता है कि किस टाइप ऑफ फंक्शन जो है, किस टाइप ऑफ वैल्यू जो है वो फंक्शन रिटर्न करेगा. जो void मेंशन करता है वो ये कहता है कि फंक्शन विल रिटर्न नो वैल्यू, कि फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. Keyword void in parenthesis indicates that the function does not accept any argument. जो हम ब्रैकेट के अंदर, मेन के बाद जो ब्रैकेट है उसके अंदर जो void लिख रहे हैं वो ये मेंशन कर रहा है कि हमारे कीवर्ड void जो है इन parenthesis कि ये कोई भी फंक्शन, that function does not accept any argument, कि इसका फंक्शन जो है वो कोई भी आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा. ये भी डिटेल्स हम आहिस्ता आहिस्ता आगे कवर अप करेंगे. The body of the main function is enclosed in braces, जो कि हमारी curly brackets हैं. It consists of C language statements. The instructions are used to implement program logic. आपने जितनी प्रोग्रामिंग लॉजिक डालनी होती है, जितनी इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, वो सारी आप ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन करते हैं. इसके बाद हमारे पास सी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं. अब हम देखते हैं कि हम प्रोग्राम बॉडी के अंदर क्या क्या मेंशन कर सकते हैं. A statement of C language is an instruction for the computer to perform a task. The statements are written in curly brackets. Within curly brackets जो है हम ये statements mention करेंगे. Each statement is terminated with semicolon. तो इधर की हर statement जो है वो semicolon के साथ terminate होगी. The following example contains two statements in the body of the main function. सबसे पहले हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखा, दैट इज हैश इंक्लूड stdio.h, क्योंकि हम प्रोग्राम के अंदर प्रिंट एफ का फंक्शन यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने ये वाली हेडर फाइल यूज की है. उसके बाद हमने लिखा void main, जिसमें हमारी ब्रैकेट ओपन क्लोज हो रही है. तो इसकी रिटर्न टाइप जो है वो हमने नो रिटर्न वैल्यू की हुई है. फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. तो अभी वैल्यूज क्यों तो हम पास ही नहीं कर रहे, तो इसलिए उसका इशू ही नहीं है यहाँ पे. और ब्रैकेट्स के अंदर जो है हम स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं. प्रिंट एफ जो है वो हमारे पास एज इट इज आउटपुट में डिस्प्ले करने के लिए होती है. नॉर्मली हमारे सारे सिंटेक्स में लोअर केस लेटर्स यूज होते हैं, लेकिन प्रिंट एफ के अंदर वो वाहिद चीज है जो कि इन्वर्टेड कोड्स, ये जो डबल कोड्स हमने मेंशन किए हैं, इनके अंदर आप किसी भी केस के अंदर जो है लिख सकते हैं. लाइक हेलो वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग, आप अपर केस में लिखें, आप लोअर केस में लिखें, आप अपनी मर्जी से कोई स्टेटमेंट डाल दें, ये उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा और इसमें कोई भी सिंटेक्स एरर जनरेट नहीं करेगा. इन्वर्टेड कोड्स के अंदर वाली चीज जो है वो प्रिंट एफ एज इट इज प्रिंट करता है, तो इसलिए भी हम इसको हर जगह पे यूज करते हैं और अपने प्रोग्रामिंग सिंटेक्स को ज्यादा अच्छे वे में रिप्रेजेंट करते हैं इसके थ्रू. और इसके अंदर जितने भी आप स्टेटमेंट्स डालेंगे, हर एक स्टेटमेंट के एंड पे हमारे पास सेमी कॉलन का होना मस्ट है. तो प्रिंट एफ दूसरी स्टेटमेंट है, प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग. सो इसकी आउटपुट में क्या चीजें डिस्प्ले, वो हमारे पास होगा हेलो वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग. ये दो स्टेटमेंट्स उसकी आउटपुट के अंदर शो होंगी. प्रोग्रामिंग सिंटेक्स नहीं शो होता, सिर्फ यही स्टेटमेंट्स जो हैं हमारे पास आउटपुट के अंदर शो होती हैं. ओके यहाँ तक हमारे पास ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम था, जिसमें हमने तीन चीजें स्टडी की हैं, दैट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन एंड बॉडी ऑफ द प्रोग्राम विच कंटेन सी स्टेटमेंट्स. तो ये जो है, अगर आप सिंटेक्स राइटिंग करेक्ट करेंगे तो आपको कोई ना कोई नंबर लाजमी आपके इस सी लैंग्वेज अटेम्प्ट, अगर आप सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें यू विल गेट एनी काइंड ऑफ नंबर्स फॉर इट. तो ये चीज है कि अगर इवन आपको प्रोग्राम नहीं भी समझ आ रहा कि आपने उसमें कैसे करना है, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो हर प्रोग्राम की सेम रिपीट हो रही हैं, तो वो चीजें आप लाजमी मेंशन कर सकते हैं.
दो हम सिंटेक्स भी आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, ऐसा नहीं है कि लॉजिक बहुत डिफिकल्ट है और आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, वो हम करेंगे और वो हो भी जाएगी। तो इसलिए साथ साथ इन सारी चीजों को देखें ताकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप ले लेके चलेंगे तो आगे वाले कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे समझ आएंगे। सो यू हैव टू स्टडी ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो दैट इज व्हाई वी हैव स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 8, जहां से हम सारी बेसिक्स देख के आगे जा रहे हैं। अभी नेक्स्ट चैप्टर में सारी वेरिएबल डेफिनेशंस वो सारा कुछ इंक्लूड होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम प्रोग्रामिंग के ऊपर शिफ्ट होंगे, जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग को देखेंगे, जो कि हमारे 10 चैप्टर 11 एंड 12 ये 3 चैप्टर्स मेजर प्रोग्रामिंग चैप्टर्स हैं, जहाँ से आपके फाइनल एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चंस आया करते हैं। तो यहाँ तक ही था बस आज का सेशन। इन केस ऑफ एनी क्यूरीज यू कैन write in the comment section below. Thank you for listening, and do subscribe the channel and click on the notification icon as well, so that you are notified of my next lecture within time. Thank you very much. Allah Hafiz.